आप सब तैयार हैं? दो बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। ये ऐसे तथ्य हैं जो मोदी सरकार का असली चेहरा और ढोंग उजागर करते हैं, एक्सपोज करते हैं। विशेष तौर पे लद्दाख की सीमा पर भारत और चीन का जो एक तनाव चल रहा है, उस तनाव पर किस तरह से अलग अलग ज़ुबान में हमारी सरकार के अलग अलग नुमाइंदे बात करते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। ये सब बातें इन दो तथ्यों में आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। कल सरकार ने ये स्वीकार किया संसद में कि चीन स्थित AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से सरकार ने मई 8 को $500 मिलियन का पहला इंस्टॉलमेंट ली लोन की और 19 जून को $750 मिलियन की दूसरी किश्त ली। 8 मई को आप में से कई साथी लगातार रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरह से चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। 19 जून तक आते आते तो हमारे 20 वीर जवान शहीद भी हो चुके थे। ये वही तारीख है 19 जून जिसको मैं काला दिन कहूंगा हमारे देश के इतिहास में, क्योंकि पहली बार एक प्रधानमंत्री ने देश के साथ झूठ बोला। ये वही तारीख है 19 जून। ना केवल चीन को 19 जून को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दी, बल्कि 19 जून को चीन स्थित, बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसे भी लिए। ये इस सरकार का ढोंग आपके सामने है कि किस तरह से आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम आर्थिक रूप से भी चीन से रिश्ते समाप्त करना चाहते हैं, ट्रेडर एसोसिएशंस को कहते हैं कि भाई चीन का सामान बॉयकॉट करो। आम आदमी से सारी उम्मीदें हैं मोदी सरकार को, और जब खुद पर आती है तो चीन के बैंक से पैसे लेते हैं। ये वो बैंक है जिसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर चीन है। इस बैंक की स्थापना जनवरी 2016 में हुई थी। AIIB आपने भी सबने रिपोर्ट किया था, बीजिंग में हुई थी। 103 इसमें सदस्य हैं। 26.6% वोटिंग शेयर सबसे ज़्यादा चीन का है। तो जयशंकर जी जब कहते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता अब चीन के साथ, हम उनसे ये जानना चाहते हैं क्या आज भी वो इस बात पर अडिग हैं, और अगर वो इस बात पर अडिग हैं तो ये बिजनेस एज यूजुअल मोदी जी क्यों कर रहे हैं चीन के साथ? क्या दबाव है मोदी जी पर? क्या यही दबाव है जिसके चलते आपने चीन को क्लीन चिट दिया 19 जून को? क्या यही दबाव है जिसके चलते आप चीन के बैंक से पैसे लिए जा रहे हो? क्या यही दबाव है जिसकी वजह से आप PM केयर्स में चीन की कंपनियों से पैसा लेते हो और उजागर भी करना पसंद नहीं करते? दूसरा चौंकाने वाली जो बात दूसरी आई, वो आज MOS होम श्री नित्यानंद राय ने जो उत्तर दिया है घुसपैठ को लेकर, पाकिस्तान और चीन द्वारा घुसपैठ को लेकर, उसमें एक लाइन का उत्तर है चीन को लेकर कि पिछले 6 महीने में चीन की तरफ से भारत में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात मैंने और आप में से किसी ने भी नहीं सुनी होगी। पहले तो प्रधानमंत्री आकर झूठ बोलते हैं, फिर रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट जो कि सच निकाल देती है अगस्त की 7 तारीख को, उसको हटा दिया जाता है। उस वेबसाइट में स्पष्ट तौर पे लिखा था कि कहां कहां किन किन पॉइंट्स पर चीन ने घुसपैठ की है। कोई दबाव आया, वेबसाइट से वो उड़ा दिया गया। दबाव प्रधानमंत्री का आया होगा, हम ये मानते हैं। प्रधानमंत्री पर किसका दबाव है, हम ये जानना चाहते हैं। ये दो टिप्पणियां हुई। एक तो प्रधानमंत्री की 19 जून की टिप्पणी, जिसके बारे में हम बार बार आपके सामने आकर चर्चा करते हैं, क्योंकि देश का सवाल है, देश की वीर सेना का सवाल है। दूसरा, आज MOS होम की टिप्पणी का उत्तर एक अनस्टार्ड क्वेश्चन पे कि कोई घुसपैठ चीन से नहीं हुई। ये दोनों स्टेटमेंट चीन पूरी दुनिया में लेकर घूमता है, आज भी घूम रहा है कि देखिए भारत की सरकार कह रही है हमने घुसपैठ नहीं की, हम अपने ही इलाके में हैं। तो क्या गलवान में जो मुठभेड़ हुई थी, जहां हमारे 20 जवान मारे गए, वो चीन के इलाके में हुई थी?
हम विश्व में क्या बताना चाहते हैं कि हम चीन में घुसपैठ कर रहे थे, और हमारा प्रधानमंत्री और हमारे सरकार के आला मंत्री ये बात कहना चाह रहे हैं विश्व में कि चीन में घुसपैठ भारत ने की थी और हमारे सैनिक सीमा के उस ओर जाकर मरे थे, शहीद हुए थे। ये क्या तरीका है? आप चीन को हथियार दे रहे हो भारत के खिलाफ, वो पूरे विश्व में इस्तेमाल करेगा, कर रहा है 19 जून के बाद से, और पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। हम बार बार एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या अप्रैल 2020 से पहले जहां हमारी सेना, हमारी आईटीबीपी पेट्रोलिंग कर रही थी, रक्षा कर रही थी, गश्त लगा रही थी, पहरा दे रही थी, क्या आज भी वो कर पा रही है? वो फिंगर 8 का इलाका हो, पैंगोंग का इलाका हो, तमाम वो इलाके जहां हम अप्रैल 2020 से पहले पेट्रोलिंग करते थे, क्या आज कर पा रहे हैं या नहीं? कल उम्मीद थी कि डिबेट होती जिसमें रक्षा मंत्री इस बात का जवाब देते, लेकिन उन्होंने, हमें अब समझ में आता है कि डिबेट क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि इन तमाम सवालों का नंबर 1, प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों बोला 19 जून को? नंबर 2, क्या पेट्रोलिंग हो पा रही है जो अप्रैल 2020 से पहले तक होती थी? नंबर 3, आप क्यों चीन को क्लीन चिट पे क्लीन चिट दिए जा रहे हो? क्या दबाव है आप पर? प्रधानमंत्री का एक झूठ छिपाने के लिए पूरी सरकार बार बार आकर झूठ बोलती है, और अगर सरकार का कोई मंत्री सच भी बोलने की कोशिश करता है तो उसको वापस से चुप करा दिया जाता है। आपको याद होगा, रक्षा मंत्री ने एक बड़ी ईमानदारी से सटीक तौर पे कहा कि प्रयास जारी हैं, सफल होंगे या नहीं हमें नहीं मालूम। रक्षा मंत्री की कोई मजबूरी रही होगी, ही इज अ रिस्पेक्टेबल मैन। अगर वो भी दबाव में आकर झूठ बोलने पर मजबूर हो गए हैं तो आप सोचिए दबाव किस पर और कितना गहरा और कितना मजबूत दबाव होगा। सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं कि आप स्पष्ट तौर पे बताइए इस देश के एक एक नागरिक को, हम सब जानना चाहते हैं, यथास्थिति स्टेटस को एंटी एज ऑन अप्रैल 2020 है या नहीं। एलएसी की डिफरिंग परसेप्शंस, ये शब्द रक्षा मंत्री के थे, इस शब्द ने सबका दिल तोड़ दिया। इस देश के एक एक नागरिक को कल चोट पहुंची है इस शब्द से। देयर आर नो डिफरिंग परसेप्शंस ऑफ द एलएसी। द एलएसी इज क्लियरली मार्क्ड इन आवर मिलिट्री मैप्स। भारत के सैन्य नक्शे पर एलएसी बहुत अच्छी तरह से रेखांकित है। ये कह देना कि डिफरिंग परसेप्शंस हैं, आप फिर से चीन को मजबूती दे रहे हो, आप फिर से चीन के उस क्लेम को जो वो हमारी सीमा के भीतर आकर करना चाहता है उसको आप लेजिटिमाइज कर रहे हो, आप उसको उसकी रक्षा कर रहे हो, आप चीन को फिर से एक हैंडल दे रहे हो अपने ऊपर। हम ये दो शब्द सुनना चाहते थे सरकार से, लेकिन उसकी बजाय कुछ और ही शब्द निकल कर आ रहे हैं। पहला शब्द स्टेटस को एंटी एज ऑन अप्रैल 2020, यथास्थिति अप्रैल 2020 से पहले तक की। दूसरा बहुत ही सिंपल, एलएसी बड़ा क्लियर है हमारा, हम वहां आज जा पा रहे हैं या नहीं, हमें इनका उत्तर चाहिए। इंग्लिश में बोल दें, we'll read in English. You want English? Anybody wants English also? Sure. Two shocking revelations over the last 24 hours expose the lies, the doublespeak, the hoodwinking, the hypocrisy, the diabolism of the Modi government when it comes to the Chinese border with India, the tensions on the eastern side of our border. The government accepted in the House yesterday that India took a loan, two loans, amounting now 9,202 crore rupees from Beijing-based multilateral development bank called the Asian Infrastructure Investment Bank. The Asian Infrastructure Investment Bank, as you all know, was formed in 2016 and is headquartered in Beijing. With 26.6% voting share, China is the largest shareholder of this bank. The first loan of $500 million was taken on May 8th when already reports of incursions had started coming in, and some of you had started reporting those incidents. The second loan of $750 million was taken on June 19th, 4 days after the Galwan massacre
where we lost 20 of our brave hearts. Incidentally, I call this the black day in the history of India, 19th of June, when the Prime Minister of India, I think he will go down in the history as the first and hopefully the last Prime Minister who lied to the nation. 19th of June, the second loan was taken. 19th of June was also the day when the Prime Minister came and lied to all of us that no one has entered our territory. The stated and much touted policy of the Modi government of cracking down on Chinese business interests and business relationships with India stands exposed today. We would like to ask Mr. Jaishankar, the educated, erudite Minister of External Affairs, whether he still stands by his statement where he said, and I quote, "There cannot be business as usual with China in the face of Chinese attempts to unilaterally changing the facts on the ground along the border." These were his statements, being contradicted by the Prime Minister, being contradicted by others in his government. The nation is shocked at such brazen duplicity of the Modi government in handling the Chinese territorial aggression. The second shocker comes in the form of an answer by the MOS Home, Mr. Nityanand Rai, to an unstarred question, in which the Honorable Minister categorically denies any infiltration by China during the last 6 months. This is a shameless insult to the martyrdom of 20 of our brave hearts. Are we trying to say, is the government of India trying to say that on the night of June 15th, when the Galwan clash happened, did it happen in the Chinese territory? When you say that nobody has entered our territory, when the Minister of State Home Affairs says China has not transgressed into our border, where did our soldiers get their martyrdom? Please do not insult their martyrdom. Isn't this just yet another clean chit to China by our government? First came on the 19th of June by the Prime Minister of India. Now second is by Mr. Nityanand Rai. Now China can go around the globe claiming and quoting the government of India sources, none other than the Prime Minister, none other than the Minister of State for Home Affairs, saying, look, India is saying we did not enter their territory. We are well within our own territory, which means the so-called differing perceptions of LSE only helps China. The clean chits given by Prime Minister of India help China. Why is the Prime Minister of India helping China, we want to ask. Why are we diluting the firm resolve of every single Indian and every single army man we have a mighty army and it's protecting our borders day in and day out, 24/7. Why are we diluting their resolve? Why are we insulting their resolve? The Prime Minister gives a clean chit to China, a clean chit which China profusely uses around the world to show that India is the aggressor. Are we trying to say we were the aggressors? This is exactly what China wants to hear from us. Yesterday, when the Minister of Defense came and used the phrase differing perceptions of LSE, that came as a shocker to all of us. As far as India is concerned, our military maps have clearly marked LSE. There is no perception, it's a reality. Why are we diluting something which is as real as a map? What is the pressure on the Minister of Defense? What is the pressure on the Prime Minister of India? Why are we helping China? Instead of standing with India, instead of standing with the army of India, why is the government of India standing with China today? We have this direct question. The Defense Minister and the entire government, including the Prime Minister, who incidentally was not even present yesterday in the Parliament when such an important discussion was, not discussion, but a statement was being made. We ask the Prime Minister and the Defense Minister to respond to our straight, simple questions. Are we able to patrol the same areas as we were doing so in April 2020? Status quo ante as on April 2020. What is the pressure under which the Prime Minister gives a clean chit to China? The Ministry of Defense removes the document that acknowledges the Chinese transgression in eastern Ladakh. That was on August 7th. Under what pressure was that removed? Is the entire government now trying to justify that one big lie by that one big man,
the Prime Minister of India. What did the Raksha Mantri mean when he said talks with China might not be fruitful? The government must come clean on the factual situation on the eastern border. A clear message should go across the world that India and its government stand with Indian army and will not legitimize any claim made by China on our territory. The LAC is clearly marked, as I said. Please withdraw such phrases as differing perceptions from our side. There are no differing perceptions. Your questions? And the government cannot divulge classified information on the floor of the House. That is why they are not allowing any discussion, debate or any clarification. What is the stand? Do you want such information to come out in the public which will hurt the interest of the... My friend, the historic building here witnessed a historic occasion when just 2 or 3 MPs led by Atal Bihari Vajpayee ji went to meet Nehru ji, seeking a special emergency session in the middle of war in 1962. It was also the same period when Atal ji used to hold demonstrations outside the Parliament Street Thana. Nehru ji agreed. My senior colleague Abhishek Singhvi's father, respected LM Singhvi ji, was an independent MP from Pali. He requested Nehru ji and Atal ji both, let it not be open to the media, this session. Nehru ji said no, the country has a right to know through its opposition. 2 days, 165 people participating in that debate. It was in the middle of war. So you are absolutely free not to respond to some questions. We are not fools, we are responsible people. Each one of those members sitting inside, whichever party they belong to, are responsible people. They would not ask you anything which compromises the integrity of our borders, our territorial integrity. Point is, as my colleague Dr. Nasir Hussain is right in saying, the situation is absolutely similar. In fact, it was the middle of the war, yet Nehru ji thought it was proper to take the country into confidence through its opposition, and the attacks on him in the parliament were brazen. But he didn't mind. After all, that's what democracy is all about. I mean, the government knows it. I remind you of 2013. Let's forget 1962. Let's come to 2013, when there were tensions on the border with China. You remember Jaitley Sahab and Sushma ji they went to the Rashtrapati Bhavan, seeking answers on what is the kind of equipment we have to fight China. Now that's something very confidential and sensitive. Yet they went to the Rashtrapati Bhavan seeking answers on this. We took them into confidence, not only responded to every question of theirs, also took their advice and their inputs regularly. It was not a one-off meeting which the Prime Minister had with the opposition parties and came up with that lie on 19th of June. We constantly kept doing that. After all, even that was sensitive information, much more than we want to know now. All that we want to know is, are we able to patrol the same areas which we were able to before April 2020? What is so sensitive in responding to this question, I ask you? One question on Umar Khalid. Being booked under Section 288A by Delhi police, that's something that how be able to weigh a Not only that, on all the concern on all the students and all the intellectuals. When it comes to the student community of this country, or the intellectuals, or anybody who questions this government has shown a face which has never been seen before of any government. You see leaders like Yechury ji, intellectuals like Yogendra Yadav. The list is endless. They cannot tolerate a question mark. They only tolerate full stops by lies spoken by the Prime Minister. I just want to add that whatever was said yesterday and whatever was revealed yesterday and whatever Mr. Pawan Khera has brought to light today, this everything will be raised in the parliament by the Congress party and the opposition parties. And if the government thinks
there is any one member of parliament raising some sensitive issue, they have a right not to answer that particular question. But on the general issues, there can be a discussion. This is not something which is unprecedented. This is not something which has not happened in the parliament. This is something which has already happened in the parliament. We can have an open discussion. We are going to seek a discussion on this issue, and especially on this loan issue. The Bharatiya Janata Party and the government has been accusing other NGOs, foundations, so on and so forth, that they have taken money from Chinese NGOs, Chinese governments and so on. We would just like to ask them one simple question. When the war is on, when 20 of our soldiers have laid down their lives, when there is an incursion, how can you take loan from the Chinese bank? Thank you so much.